डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व कक्षाओं में हमने अध्ययन किया था विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर के सिद्धांत में हमने अब तक पढ़ा टंक समता सिद्धांत, जिसे विनिमय दर निर्धारण टकसाली सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि विनिमय दर स्वर्ण मात्रा पर आधारित है। आज हम अध्ययन करेंगे क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत, अर्थात ये अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा के अधीन होता है। क्रय शक्ति जो समता सिद्धांत है, ये अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा के अधीन विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। और टंक समता सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि स्वर्ण मान के आधार पर विदेशी विनिमय का निर्धारण किया जाता है। तो आज हम क्रय शक्ति समता सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में विश्व में स्वर्ण मान समाप्त हो गए और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में सभी देशों ने धीरे धीरे कागजी मुद्रा को अपनाया, जिसे पत्र मुद्रा भी कहते हैं। और ये पत्र मुद्रा अपरिवर्तनशील होती है। अर्थात जैसे हम बात करें कि हमारे इंडिया में पत्र मुद्रा, जिसे हम कागजी मुद्रा कहते हैं, रुपये चलता है। पत्र मुद्रा का तात्पर्य है जो ऐसी मुद्रा जो कागज़ की बनी हुई हो, उसे हम पत्र मुद्रा कहते हैं। तो आज लगभग विश्व के सभी देशों में जो मुद्रा प्रचलन में है वो पत्र मुद्रा है। अब एक देश की मुद्रा को दूसरे देश में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले कि भारतीय रुपए को हम अमेरिका के डॉलर में या इंग्लैंड के पाउंड में, इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। इस वजह से इस कागजी मुद्रा को, इस पत्र मुद्रा को अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा कहा जाता है। अब जब दो राष्ट्रों के बीच में इस अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा के आने के बाद में विनिमय दर का निर्धारण कैसे हो, एक बड़ी समस्या पैदा होगी। इस समस्या का निर्धारण करने के लिए एक सिद्धांत का जन्म हुआ, जिसको हम क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत कहते हैं। अर्थात पत्र मुद्रा के आने के बाद में जो विनिमय दर का निर्धारण होता है वो उस देश की आंतरिक क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर होता है। अब क्रय शक्ति क्षमता किसे कहते हैं? मानी जब क्रय शक्ति क्षमता, जब दो राष्ट्र अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा पर आधारित हो तो उससे उनके मध्य विनिमय दर का निर्धारण उनके आंतरिक क्रय शक्ति के भाग पर निर्भर करता है, तो उसे क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत कहते हैं। यह हम दूसरे रूप में इसको कहें कि दो देशों के आंतरिक क्रय शक्ति, दो देशों की मुद्राओं के आंतरिक क्रय शक्ति क्षमता के अनुपात को हम क्रय शक्ति क्षमता कहते हैं। जैसे कई बार 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि क्रय शक्ति क्षमता से क्या तात्पर्य है, और बड़ा प्रश्न भी आ जाता है, 20 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है कि क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। कई बार टिप्पणी भी आ जाती है 10 नंबर की कि क्रय शक्ति क्षमता। तो हमको इन प्रश्नों के आंसर देने के लिए इस सिद्धांत को अच्छे से हमको समझना है। तो क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत किसे कहते हैं? कि दो देशों की मुद्राओं के आंतरिक क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत के अनुपात को हम क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए, अल्पकाल में विनिमय दर में अनेक आर्थिक कारणों से उच्चावचन आते रहते हैं, परंतु दीर्घकाल में इसकी प्रवृत्ति क्रय शक्ति द्वारा ही सीमित होती है। यानी जो अल्पकाल की जो समयावधि होती है, विनिमय दर में जो परिवर्तन आता है वो कई आर्थिक कारणों से हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में जो विनिमय दर में जो परिवर्तन होता है वह केवल क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर ही होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉन हिटले ने 1802 में अपनी पुस्तक रिमार्क्स ऑफ
करेंसी एंड कॉमर्स में किया था, परंतु 1810 में विलियम लोक द्वारा स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किए गए जो क्रय शक्ति समता सिद्धांत है, सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1802 में जॉन हिटले ने किया। फिर बाद में विलियम ब्लेक ने द्वारा इसे स्पष्टता प्रदान की। फिर बाद में डेविड रिकार्डो ने इस सिद्धांत के बारे में अपनी विचारधारा रखी, परंतु वो वैज्ञानिक ढंग से इसका विवेचना नहीं कर सका और बाद में इसकी वैज्ञानिक विवेचना का जो श्रेय दिया गया है वो स्वीडन के अर्थशास्त्री गुस्ताव केशल को जाता है, जिन्होंने सन 1922 में अपनी पुस्तक मनी एंड फॉरेन एक्सचेंज आफ्टर 1914 में विनिमय दर को समझाने के लिए क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो क्रय शक्ति समता सिद्धांत है, इसको जो वैज्ञानिक स्वरूप दिया वो किसने दिया? गुस्ताव केशल ने। अब इस सिद्धांत की परिभाषा क्या क्या है? विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत की भिन्न भिन्न परिभाषा दी, जिसमें हम देखते हैं पहला है जेम कीन्स, दो मुद्राओं के मध्य विदेशी विनिमय दर की उसी प्रकार परिवर्तित होती है जिस प्रकार एक मुद्रा के मूल्य का अंतर्राष्ट्रीय निर्देशांक दूसरे राष्ट्र के मूल्य के निर्देशांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर कीन्स ये कहते हैं कि दो देशों की मुद्रा के मध्य विनिमय दर उसी प्रकार से परिवर्तित होता है जहाँ एक मुद्रा के मूल्य का अंतर्राष्ट्रीय निर्देशांक, जिसको हम सूचकांक भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक दूसरे देश के मूल्य के सूचकांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है GDH कॉल, राष्ट्रीय मुद्राओं का सापेक्षिक मूल्य विशेषकर जब वह स्वर्णमान अपनाए हुए न हो तो दीर्घकाल में उनकी वस्तुओं और सेवाओं के क्रय शक्ति के रूप में निर्धारित होता है। नेक्स्ट है गुस्ताव केशल ने दो मुद्राओं के मध्य विनिमय दर उन मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल पर निर्भर करती है। यहाँ पर गुस्ताव केशल क्या कहते हैं कि जो विनिमय दर दो मुद्राओं की जो आंतरिक क्रय शक्ति है उसके भागफल पर आधारित है। एस टॉमस, विनिमय दर उस बिंदु पर स्थिर होने की प्रवृत्ति रखती है जहाँ दो मुद्राओं की क्रय शक्ति समानता के रूप में व्यक्त की जाए, जिसे क्रय शक्ति के नाम से जाना जाता है। अर्थात विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो विनिमय दर का जो निर्धारण किया जाता है वह क्रय शक्ति के आधार पर किया जाता है कि दोनों देशों की जो आंतरिक क्रय शक्ति है उसके अनुपात के आधार पर हम विनिमय दर का निर्धारण करते हैं। अब क्रय शक्ति सिद्धांत की हम व्याख्या करेंगे। क्रय शक्ति सिद्धांत को दो रूप में इसको परिभाषित किया गया है, एक क्रय शक्ति सिद्धांत का निरपेक्ष मूल्य और दूसरा क्रय शक्ति सिद्धांत का सापेक्ष मूल्य, जिसमें पहला है क्रय शक्ति समता सिद्धांत का निरपेक्ष रूप। क्रय शक्ति समता सिद्धांत का निरपेक्ष रूप से यह स्पष्ट करता है कि दो देशों में विनिमय दर सामान्य रूप से उसके आंतरिक क्रय शक्ति के अनुरूप होती है। जो क्रय शक्ति समता सिद्धांत है इसकी हम व्याख्या दो स्वरूप में करेंगे। प्रथम है आपका क्रय शक्ति समता का निरपेक्ष रूप और दूसरा है क्रय शक्ति समता का सापेक्ष रूप। अब इसके निरपेक्ष रूप में हम देखते हैं जो क्रय शक्ति सिद्धांत हमको ये बताता है कि दो देशों की विनिमय दर उसकी आंतरिक क्रय शक्ति के अनुरूप होगी। जैसे उदाहरण के रूप में हमने माना कि पाकिस्तान एक प्रतिनिधि वस्तु की कीमत 80 रुपये है, पाकिस्तान में कोई वस्तु ली, उस वस्तु का मूल्य कितना है? 80 रुपये, तथा उसी वस्तु की कीमत अमेरिका में $1 है, तो विनिमय की चालू दर होगी 80 रुपये बराबर $1। कहने का मतलब जो क्रय शक्ति समता है, अर्थात कोई वस्तु एक देश में खरीदी जाती है, उसका मूल्य एक देश में कितना होता है और उसी वस्तु का दूसरे देश में जो मूल्य कितना होता है उसी के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। अब विनिमय दर का एक सूत्र दे रखा है, देखिए आप, देश X में चलन की इकाइयाँ अपॉन देश Y में चलन की इकाइयाँ इज इक्वल टू Y देश में आंतरिक क्रय शक्ति और X देश में आंतरिक क्रय शक्ति। उपयुक्त सूत्र में दाईं ओर का पक्ष विनिमय दर को बताता है जहाँ Y देश की मुद्रा के विदेशी मुद्रा को माना गया है।
यानी जो सूत्र है इसका जो ये पक्ष है, दायां पक्ष, ये विनिमय दर के सूत्र को व्यक्त करता है और इसमें वाई देश को विदेशी विनिमय माना है, विदेशी माना है, विदेशी मुद्रा माना गया है। निरपेक्ष स्वरूप के अंतर्गत विदेशी विनिमय दर का निर्धारण घरेलू मुद्रा की आंतरिक क्रय शक्ति के अनुपात द्वारा होता है। दो विभिन्न मुद्राओं के आंतरिक क्रय शक्ति के अनुपात को ही क्रय शक्ति समता कहते हैं। मानी जो दो देशों की जो विभिन्न मुद्रा होती है उसके आंतरिक क्रय शक्ति के अनुपात को हमें क्रय शक्ति समता कहते हैं। ये सिद्धांत बताता है कि जब व्यापार करने वाले देशों में मुद्रा की क्रय शक्ति समान रहती है तो विनिमय दर भी क्या होती है, संतुलन में होती है। और क्रय शक्ति समता का निरपेक्ष स्वरूप इस मान्यता पर आधारित है कि विश्व में व्यापार के द्वारा प्रत्येक देश में वस्तुओं की कीमतों में समानता स्थापित होती है। निरपेक्ष स्वरूप देखने से सरल लगता है परंतु व्यवहारिक रूप से ये महत्वहीन है, क्योंकि आंतरिक मूल्य के केवल निरपेक्ष स्तरों का मापता है। यानी जो निरपेक्ष सिद्धांत है ये केवल निरपेक्ष पक्ष की चर्चा करता है, ये सापेक्ष मूल्य की अवहेलना करता है। ये विदित है कि मुद्रा मूल्य को केवल निरपेक्ष आधारों पर ही नहीं मापा जा सकता, बल्कि उसको हम सापेक्षिक आधार पर भी हमें उसको मापना होगा। अर्थात ये उसके गुणों की कोई चर्चा नहीं करता। अतः दो देशों के वस्तुओं के मूल्य में समानता स्थापित करना संभव नहीं है। इन दोषों को दूर करने के लिए गुस्ताव कैसल ने क्रय शक्ति के सापेक्ष स्वरूप का प्रतिपादन किया। यानी जो क्रय शक्ति समता के जो निरपेक्ष सिद्धांत है, जो निरपेक्ष स्वरूप है, उसमें कुछ दोष रह गए, उसमें कुछ कमी रहेगी। उन कमियों को दूर करते हुए गुस्ताव कैसल ने एक दूसरे स्वरूप को जन्म दिया जिसका नाम था क्रय शक्ति समता का सापेक्षिक स्वरूप।